हैरी पॉटर और आग का प्याला अध्याय 36 अलग अलग रास्ते। डंबलडोर उठकर खड़े हो गए। उन्होंने एक पल के लिए बार्टी क्राउच को हिकारत से घूरा और फिर अपनी छड़ी उठा ली। उसमें से रस्सियां निकलीं जो बार्टी क्राउच के शरीर से लिपट गईं और उन्होंने उसे कसकर बांधा। वो प्रोफेसर मैकगोनागल की तरफ मुड़े। मिनर्वा, तुम यहीं पर पहरा देना, तब तक मैं हैरी को ऊपर की मंजिल पर ले जाता हूँ। ठीक है प्रोफेसर, ठीक है। प्रोफेसर मैकगोनागल थोड़ी विचलित दिख रही थी, जैसे अभी अभी उन्होंने किसी को उल्टी करते देखा हो। बहरहाल जब उन्होंने अपनी छड़ी बाहर निकाली और बार्टी क्राउच की तरफ तानी तो उनका हाथ एकदम स्थिर था। सेवरस, मेहरबानी करके मैडम पॉम्फ्री को बुला दो। हमें ऑलिस्टर मूडी को अस्पताल पहुंचाना होगा। इसके बाद मैदान में जाके कॉर्नेलियस फज को खोजो, उसे यहाँ ले आओ। बेशक वो खुद क्राउच से सवाल जवाब करना चाहेंगे। उन्हें बता देना अगर उन्हें मेरी ज़रूरत होगी तो मैं आधे घंटे के बाद अस्पताल में मिलूंगा। स्नैप ने चुपचाप सिर हिलाया, कमरे के बाहर चले गए। हैरी उठकर खड़ा हो गया और एक बार डगमगाया। क्राउच की बातें सुनते समय उसने अपने पैर के दर्द पर ज़रा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब वो दर्द तेज़ी से महसूस हो रहा था। उसे ये भी एहसास था कि वो कांप रहा था। डंबलडोर ने उसका हाथ पकड़ा और अंधेरे गलियारे में चलने लगे। हैरी, मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे पहले मेरे ऑफिस में चलो। जब वो दोनों गलियारे में आगे बढ़ने लगे तो डंबलडोर ने धीरे से कहा, सीरियस वहाँ पर हमारा इंतज़ार कर रहा है। हैरी ने अपना सिर हिला दिया। उसका शरीर सुन्न और दिमाग बेहद कुंद हो चुका था। ये सब कुछ किसी सपने जैसा था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो तो एक तरह से खुश था। त्रिकोणीय टूर्नामेंट के कप को छूने के बाद जो घटनाएं हुई थी उनके बारे में वो सोचना भी नहीं चाहता था। वो उन यादों को दोहराना नहीं चाहता था जो नई और साफ तस्वीरों की तरह उसके दिमाग में उभर रही थी। संदूक में बंद बावरे नैन मूडी, अपने हाथ के ठूंठ को जकड़े हुए ज़मीन में पड़ा वर्मटेल, धुएं भरी कड़ाही से पुनर्जीवित होकर निकलता हुआ वोल्डेमॉर्ट, सेड्रिक, मरा हुआ सेड्रिक, अपने माता पिता के पास अपनी लाश पहुंचाने का आग्रह करता सेड्रिक। प्रोफेसर, हैरी बुदबुदाया। मिस्टर और मिसेस डिगोरी कहाँ हैं? वो प्रोफेसर स्प्राउट के साथ हैं, डंबलडोर ने कहा। उनकी आवाज़ बार्टी क्राउच से पूछताछ के दौरान तो शांत थी, लेकिन ये कहते समय पहली बार थोड़ी कांप रही थी। वो सेड्रिक के हाउस की प्रमुख थीं और उसे सबसे अच्छी तरह जानती थीं। वो पत्थर के भयंकर जानवर की मूर्ति के पास पहुंचे। डंबलडोर ने पासवर्ड बोला। भयंकर जानवर की मूर्ति तत्काल एक तरफ सरक गई। डंबलडोर और हैरी घुमावदार स्वचलित सीढ़ियों पर चढ़कर बलूत की लकड़ी के दरवाजे के पास पहुंचे। डंबलडोर ने धक्का देकर दरवाज़ा खोल दिया। वहाँ सीरियस खड़ा था। उसका चेहरा उतना ही सफ़ेद और दुबला था जितना अज़्काबान से भागते समय था। एक तेज़ कदम बढ़ाकर उसने कमरे को पार कर लिया। हैरी, तुम ठीक तो हो? मैं जानता था इसी तरह की कोई चीज़ होने वाली है। क्या हुआ था? उसने अपने डेस्क के सामने रखी कुर्सी पर बैठने में हैरी की मदद की। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने ज़्यादा बेचैनी से दोबारा पूछा, क्या हुआ? डंबलडोर सीरियस को बार्टी क्राउच की कही बातें बताने लगे। हैरी सिर्फ आधी बातें सुन रहा था। उसका शरीर बहुत थका हुआ था और उसके शरीर की एक एक हड्डी दुख रही थी। वो सिर्फ यही चाहता था कि वो घंटों ऐसे ही बैठा रहे जब तक उसे नींद ना आ जाए। तभी हल्की सी फड़फड़ाने की आवाज़ आई। ज्वाला नाम का फीनिक्स अपनी जगह से उड़कर ऑफिस के पार आया और हैरी के घुटने पर बैठ गया। हेलो ज्वाला, हैरी ने धीरे से कहा। उसने फीनिक्स के सुंदर लाल सुनहरे पंख थपथपाए। ज्वाला ने धीरे से उसकी तरफ पलकें झपकाईं। उसके गर्म वजन से हैरी को तसल्ली मिल रही थी। डंबलडोर ने बोलना बंद कर दिया। वो हैरी के सामने अपने डेस्क के पीछे बैठ गए। वो हैरी की तरफ देख रहे थे। डंबलडोर ने कहा, हैरी, मैं जानना चाहता हूँ कि भूल भुलैया में आवागमन कुंजी को छूने के बाद क्या हुआ? सीरियस ने रूखे स्वर में कहा, हम ये बात सुबह भी तो कर सकते हैं डंबलडोर। उसने हैरी के कंधे पर एक हाथ रख दिया। अभी उसे नींद की ज़रूरत है, आराम की। इस बात के लिए हैरी ने सीरियस के प्रति बहुत कृतज्ञता महसूस की, लेकिन डंबलडोर ने सीरियस के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। बड़ी अनिच्छा से हैरी ने सिर उठाया और उनकी नीली आंखों में देखा। अगर मुझे ये लगता कि तुम्हें गहरी नींद में सुलाने से तुम्हारी भलाई है, ताकि तुम आज रात की घटनाओं के बारे में सोचने के पल को आगे टाल सको, तो मैं ये काम कर देता। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ
कुछ समय के लिए सुन्न कर देने से दर्द में कोई फ़ायदा नहीं होता, इसका परिणाम बुरा होता है। जब आखिरकार दर्द महसूस होता है तो बहुत बढ़ जाता है। तुमने ऐसी बहादुरी दिखाई है जो मेरी उम्मीद से बढ़कर है। मैं तुमसे एक बार फिर बहादुरी दिखाने को कहता हूँ। मैं कहता हूँ तुम हमें सारी बातें बताओ। फिनिक्स ने एक धीमी और थरथराती हुई आवाज़ निकाली। उसकी आवाज़ हवा में कांपी और हैरी ने महसूस किया जैसे गर्म द्रव की एक बूंद उसके गले से होती हुई उसके पेट में चली गई, जिससे उसके अंदर गर्मी और शक्ति आ गई। उसने एक गहरी सांस ली और बताने लगा। जब उसने बोलना शुरू किया तो उस रात की सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने उभर गईं। उसने उस काढ़े की चमकती सतह देखी जिसने वोल्डेमॉर्ट को पुनर्जीवित किया। उसने कब्रों के बीच में चारों तरफ प्राण भक्षियों को हवा में प्रकट होते देखा। उसने सेड्रिक की लाश देखी जो कप के पास जमीन पर पड़ी हुई थी। एक दो बार सीरियस ने ऐसी आवाज़ निकाली जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। उसका हाथ अब भी हैरी के कंधे पर कसकर जमा हुआ था, लेकिन डंबलडोर ने सीरियस को रोक दिया। इस बात से हैरी खुश हुआ क्योंकि एक बार शुरू करने के बाद आगे बोलना आसान था। उसे इससे राहत मिल रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसके अंदर की कोई जहरीली चीज़ बाहर निकल रही है। बोलते रहने के लिए उसे बहुत संकल्प की ज़रूरत थी, लेकिन उसे यह एहसास था कि बात ख़त्म होने के बाद उसे अच्छा लगेगा। जब हैरी ने बताया कि वर्मटेल ने उसके हाथ में खंजर घुसा दिया था तो सीरियस ने ज़ोर से आह भरी और डंबलडोर इतनी तेज़ी से खड़े हुए कि हैरी चौंक गया। डंबलडोर अपने डेस्क के पीछे घूमकर हैरी के पास आए और हैरी से अपना हाथ दिखाने को कहा। हैरी ने उन दोनों को वो जगह दिखाई जहां उसके फटे दुशाले के नीचे खंजर का घाव था। उसने कहा, किसी और के बजाय मेरे खून से वो ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। उसने कहा, मेरी माँ ने मेरे अंदर जो सुरक्षा भरी है वो उसे भी मिल जाएगी। और उसने सही कहा था। जब उसने मेरे चेहरे को छुआ तो उसे ज़रा भी दर्द नहीं हुआ। एक पल के लिए हैरी को लगा जैसे डंबलडोर की आंखों में विजय का भाव आ गया हो, लेकिन अगले ही पल हैरी को यकीन हुआ कि ये वहम था, क्योंकि डंबलडोर डेस्क के पीछे अपनी कुर्सी पर दोबारा बैठने गए तो वो पहले जितने ही बूढ़े और थके हुए दिख रहे थे। ठीक है, उन्होंने दोबारा नीचे बैठते हुए कहा। वोल्डेमॉर्ट ने उस बाधा को तो पार कर लिया। हैरी आगे बोलो। हैरी आगे बताने लगा कि वोल्डेमॉर्ट किस तरह से कढ़ाई से बाहर निकला। फिर उसने बताया कि वोल्डेमॉर्ट ने प्राण भक्षियों को क्या क्या कहा। उसने ये भी बताया कि वोल्डेमॉर्ट ने कैसे उसकी रस्सियां खुलवाईं, उसे छड़ी दी और द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार होने को कहा। लेकिन जब वो उस हिस्से पर पहुंचा जहां सुनहरी रोशनी की किरण ने उसकी और वोल्डेमॉर्ट की छड़ियों को जोड़ दिया था तो उसका गला रुंध गया। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में यही यादें तैर रही थीं कि वोल्डेमॉर्ट की छड़ी से कौन कौन लोग बाहर निकले। वो सेड्रिक, बूढ़े आदमी, बर्था जोरकिंस अपनी मम्मी और अपने डैडी को बाहर निकलते देख रहा था। जब सीरियस ने खामोशी तोड़ी तो उसे अच्छा लगा। छड़ियाँ जुड़ गईं? उसने हैरी और डंबलडोर की तरफ देखते हुए पूछा। क्यों? हैरी ने एक बार फिर डंबलडोर को देखा जिनके चेहरे पर दिलचस्पी का भाव था। पूर्व मंत्र। वो बुदबुदाए। उनकी नज़रें हैरी से मिली। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के बीच समझ का एक अदृश्य धागा मौजूद हो। सीरियस ने तेजी से कहा, विपरीत मंत्र प्रभाव? बिल्कुल, डंबलडोर ने कहा। हैरी और वोल्डेमॉर्ट की छड़ियों में एक ही पक्षी के पंख हैं। दोनों में एक ही फीनिक्स की पूंछ के पंख हैं। दरअसल इस फीनिक्स के। उन्होंने उस लाल सुनहरे पक्षी की तरफ इशारा किया जो हैरी की घुटने पर आराम से बैठा था। हैरी ने हैरानी से पूछा, मेरी छड़ी में ज्वाला का पंख है? हाँ, 4 साल पहले जब तुम मिस्टर ओलिवेंडर की दुकान से छड़ी खरीद कर निकले थे, उसी पल उन्होंने मुझे खबर भिजवा दी थी कि वो छड़ी तुमने खरीदी है। सीरियस ने पूछा, जब एक छड़ी अपनी जुड़वां से मिलती है तो क्या होता है? वो एक दूसरे के खिलाफ सही तरीके से काम नहीं कर पाती। बहरहाल, अगर छड़ियों के मालिक उन्हें आपस में लड़ने के लिए मजबूर करेंगे तो इसका परिणाम बहुत विचित्र होगा। एक छड़ी दूसरी छड़ी को उसके पिछले मंत्र दोहराने के लिए विवश करेगी, उल्टे क्रम में। सबसे बाद वाला मंत्र सबसे पहले, फिर उससे पहले वाला। उन्होंने हैरी की तरफ सवाल भरी निगाह से देखा। हैरी ने सिर हिलाया। डंबलडोर ने हैरी के चेहरे पर आंखें जमाकर कहा, इसका मतलब यह है कि सेड्रिक का किसी तरह का रूप फिर नजर आया होगा। हाँ, हैरी ने सिर हिला दिया। सीरियस ने तेजी से पूछा, डिगोरी दोबारा जिंदा हो गया? कोई भी मंत्र मरे हुए व्यक्ति को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता।
बस एक तरह की विपरीत गूंज हुई होगी, छड़ी से सेड्रिक की छाया निकली होगी। डंबलडोर ने भारी आवाज में पूछा, मैं ठीक कह रहा हूं ना हैरी? उसने मुझसे बात भी की थी, सेड्रिक के भूत ने या चाहे जो भी था उसने मुझसे बात की थी, हैरी ने कहा, जो अचानक कांपने लगा। गूंज जिसका व्यवहार सेड्रिक के हुलिये और चरित्र के अनुरूप रहा होगा। मेरा अंदाज़ा है कुछ और लोग बाहर निकले होंगे जिन्हें वोल्डेमार्ट की छड़ी ने सेड्रिक से पहले मारा होगा। एक बूढ़ा आदमी, हैरी बोला, उसका गला रुंध गया था, बर्था जोरकिंस और तुम्हारे मम्मी डैडी, डंबलडोर ने शांति से कहा। हैरी के कंधे पर सीरियस की पकड़ इतनी सख्त हो गई थी कि हैरी को दर्द हो रहा था। आखिरी हत्याएं जो छड़ी ने की थी उल्टे क्रम में। जाहिर है अगर तुम अपनी छड़ी नहीं हटाते और संबंध बनाए रखते तो और भी लोग प्रकट होते। बहुत बढ़िया, डंबलडोर ने सिर हिलाते हुए कहा। हैरी, इन गूंजों या छायाओं ने क्या किया? हैरी ने बताया किस तरह छड़ी से निकली आकृतियां सुनहरे जाल के किनारे मंडराने लगीं, किस तरह उन्हें देखकर वोल्डेमार्ट दहशत में आ गया, किस तरह हैरी की डैडी की छाया ने उसे बताया कि उसे क्या करना है, और किस तरह सेड्रिक ने अपनी आखिरी इच्छा जता दी थी। इस बिंदु पर आकर हैरी को लगा वो आगे कुछ नहीं बता सकता। उसने मुड़कर सीरियस को देखा। सीरियस ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा रखा था। हैरी को अचानक इस बात का एहसास हुआ कि ज्वाला उसके घुटने से उठ गया है, वो फर्श पर मंडरा रहा है। उसने अपना सुंदर सिर हैरी के घायल पैर से टिकाया। उसकी आंखों से मोटे मोटे मोती जैसे आंसू मकड़ी के दिए घाव पर गिरने लगे। दर्द गायब हो गया, चमड़ी जुड़ गई, उसका पैर ठीक हो गया। डंबलडोर ने कहा, हैरी, मैं ये बात दोबारा कहना चाहता हूँ, तुमने आज रात जो बहादुरी दिखाई है वो मेरी उम्मीद से बढ़कर है। तुमने तो उन लोगों जितनी बहादुरी दिखाई है जो वोल्डेमार्ट से संघर्ष करते हुए मारे गए थे जब वो अपनी शक्ति के चरम पर था। तुमने आज हमें वो जानकारी दे दी है जिसकी हमें ज़रूरत थी। तुम अस्पताल चलो। मैं नहीं चाहता आज रात तुम अपने कमरे में लोटो, नींद का काढ़ा और शांति। सीरियस, तुम उसके साथ रहोगे? सीरियस ने सिर हिलाया। वो खड़ा हो गया। उसने रूप बदल लिया। वो काला कुत्ता बन गया और फिर वो हैरी और डंबलडोर के साथ ऑफिस के बाहर निकल गया। सीढ़ियां उतरकर अस्पताल के पास पहुंच गया। जब डंबलडोर ने दरवाज़ा खोला तो हैरी ने देखा मिसेस वीजली, बिल, रॉन, हरमाइनी परेशान हैं। मैडम पॉम्फ्री को घेरे खड़े हैं। वो जानना चाहते थे हैरी कहाँ है, उसे क्या हुआ। जब हैरी, डंबलडोर और काला कुत्ता अंदर आए तो उन सभी ने पलट कर देखा। मिसेस वीजली के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली, हैरी! ओह हैरी! वो जल्दी से हैरी की तरफ बढ़ने लगी लेकिन डंबलडोर रास्ते में आ गए। मॉली, मेहरबानी करके पहले मेरी बात सुनो। हैरी आज रात को एक भयंकर संकट से गुजरा है। उसे नींद और शांति की ज़रूरत है। अगर वो चाहता है कि तुम सब लोग उसके साथ रुको। उन्होंने रॉन, हरमाइनी और बिल की तरफ भी देखा तो तुम लोग रुक सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम उससे कोई सवाल पूछो जब तक वो उनका जवाब देने के लिए तैयार न हो, और निश्चित रूप से आज रात तो बिल्कुल नहीं। मिसेस वीजली ने सिर हिलाया। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वो रॉन, हरमाइनी और बिल की तरफ इस तरह मुड़ी जैसे वो ही शोर मचा रहे हों और बोली, तुमने सुना, उसे आराम की ज़रूरत है। हेडमास्टर, मैडम पॉम्फ्री ने बड़े काले कुत्ते को घूरते हुए कहा जो सीरियस था, क्या मैं पूछ सकती हूँ? ये कुत्ता कुछ समय तक हैरी के साथ ही रहेगा, डंबलडोर ने सामान्य स्वर में कहा। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, वो बहुत अच्छी तरह प्रशिक्षित है। हैरी, अब तुम सो लो, मैं इंतज़ार करता हूँ। हैरी ने डंबलडोर के प्रति बहुत कृतज्ञता महसूस की क्योंकि उन्होंने दूसरों को उससे पूछताछ करने के लिए मना कर दिया था। उसे उन लोगों का वहाँ रहना अच्छा लग रहा था, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि दोबारा सारी बातें बताए, दोबारा उन घटनाओं को याद करे। हैरी, फज से मिलने के बाद मैं दोबारा तुम्हारे पास आता हूँ। मैं चाहूँगा तुम तब तक यहीं रहो जब तक कि मैं कल स्कूल के विद्यार्थियों से बात न कर लूँ। वो चले गए। मैडम पॉम्फ्री हैरी को पास वाले पलंग की तरफ ले गईं तो उसने असली मूडी को कमरे के दूर वाले बिस्तर पर स्थिर पड़े देखा। उनका लकड़ी का पैर और जादुई आंख दोनों ही बिस्तर के पास वाले टेबल पर रखे हुए थे। हैरी ने पूछा, वो ठीक हैं? वो ठीक हो जाएंगे। मैडम पॉम्फ्री ने हैरी को पजामा देते और उसके बिस्तर के चारों तरफ पर्दे डालते हुए कहा। हैरी ने अपना दुशाला उतारा, पजामा पहना और पलंग पर चढ़ गया। रॉन, हरमाइनी, बिल, मिसेस वीजली और काला कुत्ता पर्दे के पास आए और दोनों तरफ रखी कुर्सियों पर बैठ गए। रॉन और हरमाइनी उसकी तरफ बहुत सावधानी से देख रहे थे, जैसे उससे डर रहे हों। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ
थका हुआ हूँ, उसने कहा। मिसेस वीजली की आंखें आंसुओं से भर गईं जब उन्होंने उसके बिस्तर पर चादरों की सलवट ठीक करने के लिए हाथ फेरा, हालांकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैडम पॉम्फ्री अपने ऑफिस से एक गिलास और बैगनी काढ़े की एक छोटी बोतल लेके आईं। तुम्हें ये पूरा पीना है हैरी, ये स्वप्न रहित गहरी नींद का काढ़ा है। हैरी ने कुछ ही घूंट में पूरा काढ़ा पी लिया और तत्काल उनींदा हो गया। उसको चारों तरफ की हर चीज़ धुंधली दिखने लगी। अस्पताल में लगे लैंप पर्दे के पार से उसकी तरफ दोस्ताना ढंग से आंख मारने लगे। इससे पहले कि वो पूरा काढ़ा पी पाता, इससे पहले कि वो एक भी शब्द बोल पाता, थकान के मारे सो गया। हैरी जाग गया, लेकिन अब भी उसकी आंखों में नींद भरी हुई थी। उसने अपनी आंखें नहीं खोली, वो दोबारा सोना चाहता था। उसे ये एहसास था कि वो ज़्यादा देर तक नहीं सो पाया था। उसे अपने चारों तरफ फुसफुसाहटें सुनाई दी। अगर वो चुप नहीं हुए तो वो जाग जाएगा। वो इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, क्या हो गया है? हैरी ने अपनी आंखें धीरे से खोली। किसी ने चश्मा हटा दिया था। करीब ही मिसेस वीजली और बिल की धुंधली आकृतियां दिखी। मिसेस वीजली उसके पैरों के पास बैठी थी। ये फज की आवाज़ है, मिसेस वीजली फुसफुसा कर बोली। और ये मिनर्वा मैगोनिकल की है ना? वो लोग किस बारे में बहस कर रहे हैं? अफसोस की बात है, लेकिन फिर भी मिनर्वा, कॉर्नेलियस फज जोर से कह रहे थे। आपको उसे महल के अंदर लाना ही नहीं चाहिए था, प्रोफेसर मैगोनिकल चिल्लाई। जब डंबलडोर को पता चलेगा। हैरी को अस्पताल के दरवाजे के तेजी से खुलने की आवाज़ आई। उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था, क्योंकि सभी लोग दरवाजे को घूर रहे थे और बिल ने पर्दा दोबारा लगा दिया था। हैरी उठकर बैठ गया। उसने अपना चश्मा लगा लिया। फज वार्ड में धड़धड़ाते हुए अंदर आए। प्रोफेसर मैगोनिकल और प्रोफेसर स्नैप उनके पीछे पीछे थे। फज ने मिसेस वीजली से पूछा, डंबलडोर कहाँ हैं? वो यहाँ नहीं हैं। ये अस्पताल है मंत्री जी। क्या आपको नहीं लगता कि आपको? मिसेस वीजली की बात पूरी होती इससे पहले ही दरवाज़ा खुल गया और डंबलडोर तेजी से चलकर अस्पताल में आ गए। क्या हुआ? डंबलडोर ने तीखी आवाज़ में पूछा और कभी फज को कभी प्रोफेसर मैगोनिकल को देखने लगे। आप लोग अस्पताल की शांति में बाधा क्यों डाल रहे हैं? मिनर्वा, मैं तुम्हें यहाँ देखकर हैरान हूँ। मैंने तुमसे बार्टी क्राउच पर पहरा देने को कहा था। अब उस पर पहरा देने की कोई ज़रूरत नहीं है डंबलडोर, उन्होंने चीख कर कहा। मंत्री जी ने उस ज़रूरत को ख़त्म कर दिया है। हैरी ने पहले कभी प्रोफेसर मैगोनिकल को इस तरह बेकाबू होते नहीं देखा था। उनके गालों पर गुस्से भरे लाल दाग दिखाई दे रहे थे। उनके हाथों की मुट्ठियाँ बंध चुकी थीं। वो आवेश में थरथरा रही थी। इसने अपने धीमी आवाज़ में कहा, हमने जब मिस्टर फज को बताया हमने आज रात की घटनाओं के लिए जिम्मेदार प्राण भक्षी को पकड़ लिया है, तो उन्हें लगा कि उस प्राण भक्षी से उनकी जान को खतरा हो सकता है। वो एकदम पिशाच को लेकर महल के अंदर आए, उसे ऑफिस तक ले गए जहां बार्टी क्राउच। मैंने उनसे कहा था आप इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे, प्रोफेसर मैगोनिकल बीच में ही गुस्से से झल्ला कर बोली। मैंने उन्हें बता दिया था कि आप कभी दम पिशाचों को इस महल के भीतर घुसने की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन हैरी ने फज को पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। वो बोले, जादू मंत्री होने के नाते मुझे पूरा अधिकार है। मैं एक खतरनाक प्राण भक्षी से पूछताछ करते समय अपनी सुरक्षा के लिए जिसे चाहूं साथ ला सकता हूं। प्रोफेसर मैगोनिकल की आवाज़ ने फज की आवाज़ को दबा दिया। जिस पल उस दम पिशाच ने अंदर कदम रखा, उन्होंने फज की तरफ इशारा करते हुए और कांपते हुए कहा। वो तेजी से क्राउच पर झपटा और हैरी को पेट में ठंडा एहसास हुआ। जब प्रोफेसर मैगोनिकल आगे बताने के लिए शब्द खोज रही थी, हैरी समझ गया दम पिशाच ने क्या किया होगा। उसने बार्टी क्राउच का चुंबन ले लिया होगा। क्राउच लाश से भी बदतर हालत में होगा। लेकिन उससे क्या नुकसान हुआ? ऐसा लगता था वो कई मौतों के लिए जिम्मेदार था। लेकिन अब वो गवाही नहीं दे सकता कॉर्नेलियस, डंबलडोर ने कहा। वो फज को इतनी सख्ती से घूर रहे थे जैसे उन्हें पहली बार देख रहे हों। वो गवाही नहीं दे सकता कि उसने उन लोगों को क्यों मारा था। उसने उन्हें क्यों मारा था? इसमें क्या रहस्य है? फज ने गरजते हुए कहा। वो पागल हो चुका था। मिनर्वा की बातों से तो लगता है कि वो ये सोच रहा था कि वो तुम जानते हो कौन के निर्देशों पर काम कर रहा था। लॉर्ड वोल्डेमार्ट उसे सचमुच निर्देश दे रहा था कॉर्नेलियस।
इन लोगों की मौत तो सिर्फ उस योजना के कारण हुई जो वोल्डेमार्ट ने पूरी ताकत हासिल करने और खुद को पुनर्जीवित करने के लिए बनाई थी। उसकी योजना सफल हुई है। वोल्डेमार्ट को उसका शरीर मिल चुका है। फज ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी ने उनके चेहरे पर भारी पत्थर मार दिया हो। वो अवाक होकर पलकें झपकाते रहे, डंबलडोर को घूरते रहे जैसे उन्हें अपने कानों पर यकीन न हो। वो डंबलडोर की तरफ देखकर बड़बड़ करने लगे। तुम जानते हो कौन लौट आया है? क्या बकवास है, छोड़ो बे डंबलडोर। जैसा कि मिनर्वा और सेवरस ने आपको बताया होगा, हमने बार्टी क्राउच को अपराध स्वीकार करते सुना है। सत्य द्रव के प्रभाव में उसने हमें बताया कि उसे अज़्काबान से कैसे बाहर लाया गया था। उसने बताया कि वोल्डेमार्ट ने बर्था जोरकिंस से उसके बारे में कैसे जाना और फिर उसे उसके पिता के चंगुल से कैसे आज़ाद कराया। उसने ये भी बताया कि वोल्डेमार्ट ने उसके माध्यम से हैरी को कैसे पकड़ा। फज, मैं तुम्हें बता दूं, वोल्डेमार्ट की योजना सफल हो चुकी है। क्राउच की मदद से वोल्डेमार्ट पुनर्जीवित हो चुका है। देखो डंबलडोर, फज ने कहा और हैरी उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर हैरान था। कहीं तुम सचमुच इस बात पर यकीन तो नहीं कर रहे हो कि तुम जानते हो कौन वापस आ गया है? निश्चित रूप से ये क्राउच का वहम होगा। ऐसे पागल की बात पर भरोसा करना डंबलडोर। जब हैरी ने आज रात त्रिकोणीय कप को छुआ तो वो सीधे वोल्डेमार्ट के पास पहुंचा था। डंबलडोर ने स्थिर होते हुए कहा, अगर आप मेरे ऑफिस चलें तो मैं आपको सारी बात बता देता हूँ। डंबलडोर ने हैरी की तरफ देखा। उन्होंने देख लिया कि वो जागा हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना सिर हिलाकर कहा, मुझे डर है, मैं आज रात आपको हैरी से सवाल पूछने की इजाज़त नहीं दे सकता। फज अब भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने भी हैरी पर एक नज़र डाली, फिर डंबलडोर की तरफ देखकर कहा, आप इस मामले में हैरी पर यकीन करने को तैयार हैं? एक पल खामोशी छाई रही जो सिर्फ सीरियस के गुर्राने की आवाज़ से टूट रही थी। उसकी गर्दन के बाल खड़े थे। वो फज की तरफ दांत दिखा रहा था। निश्चित रूप से मुझे हैरी की बात पर यकीन है। डंबलडोर की आंखें अब सुलग रही थीं। मैंने क्राउच की अपराध की स्वीकारोक्ति सुनी है और मैंने हैरी के मुंह से ये सुना है कि त्रिकोणीय कप छूने के बाद क्या हुआ था। दोनों कहानियां इस तरफ संकेत करती हैं और इनसे हर वो घटना स्पष्ट होती है जो पिछली गर्मी में बर्था जोरकिंस के गायब होने के बाद से हुई हैं। फज के चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। आप ये मानने के लिए तैयार हैं कि लॉर्ड वोल्डेमार्ट लौट आया है, सिर्फ एक पागल हत्यारे की बात पर और एक ऐसे लड़के की बात पर जो। फज ने हैरी को एक बार फिर देखा। हैरी अचानक समझ गया। आप रीटा स्कीटर के लेख पढ़ रहे हैं मिस्टर फज, उसने धीरे से कहा। रॉन, हरमाइनी, मिसेस वीजली, बिल सब उछल पड़े। उनमें से किसी को एहसास नहीं था कि हैरी जाग गया है। फज का चेहरा थोड़ा लाल पड़ गया, लेकिन उनके चेहरे पर विद्रोह और जिद का भाव आ गया। अगर ऐसा है तो क्या हुआ? उन्होंने डंबलडोर की तरफ देखते हुए कहा, अगर मुझे पता चल गया है कि आपने इस लड़के के बारे में कुछ बातें छिपा कर रखी हैं तो क्या गलत हो गया? सर्पभाषी है ना, और बार बार सिर में दर्द होता है। डंबलडोर ने ठंडेपन से कहा, मुझे लगता है आप उस दर्द का जिक्र कर रहे हैं जो हैरी के निशान में होता है। तो आप भी मानते हैं उसके सिर में दर्द होता है? सिर दर्द, बुरे सपने, शायद काल्पनिक मतिभ्रम। कॉरेलियस, मेरी बात सुनो। डंबलडोर ने फज की तरफ कदम बढ़ाए। उनके शरीर से वैसी ही ऊर्जा निकल रही थी जैसी युवा क्राउच को स्तब्ध करते समय निकली थी। हैरी का दिमाग आप और मेरे दिमाग जितना ठीक है। मुझे लगता है जब लॉर्ड वोल्डेमार्ट आसपास होता है या हिंसक मनोदशा में होता है तो हैरी के निशान में दर्द होता है। फज डंबलडोर से पीछे हट गए, लेकिन उतने ही अड़ियल स्वर में बोले, मुझे माफ़ करना डंबलडोर, मैंने पहले कभी नहीं सुना कि शाप का निशान किसी चेतावनी की घंटी की तरह काम करता है। देखिए, मैंने वोल्डेमार्ट को पुनर्जीवित होते देखा है। मैंने प्राण भक्षियों को देखा है। मैं नाम बता सकता हूँ, लूसियस मैलफॉय। हैरी ने कहते हुए बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन मिसेस वीजली ने ऐसा नहीं करने दिया। स्नैप अचानक हिले, लेकिन हैरी ने जब उनकी तरफ देखा तो स्नैप की निगाह दोबारा फज की तरफ चली गई। मैलफॉय को दोष मुक्त कर दिया गया है। बहुत पुराना परिवार है, अच्छे कामों के लिए चंदा देता है। मैकनियर, उसे भी दोष मुक्त कर दिया गया है। वो मंत्रालय के लिए काम कर रहा है। एवरी, नॉट, क्रैब, गोयल, तुम उन लोगों के नाम दोहरा रहे हो जिन्हें 13 साल पहले प्राण भक्षी होने के आरोप से मुक्त कर दिया गया था। फज ने गुस्से में कहा, तुमने उनके नाम के पुराने मुकदमे देखे होंगे।
भगवान के लिए डंबलडोर, ये लड़का पिछले साल से कोई अजीब कहानी सुना रहा है। ये लड़का सांपों से बात कर सकता है डंबलडोर, फिर भी तुम सोचते हो कि इसकी बात पर भरोसा करना चाहिए? मूर्ख आदमी, सेड्रिक डिगोरी, मिस्टर क्राउच, इनकी मौतें किसी पागल का बिना सोचा समझा काम नहीं है। प्रोफेसर मैगोनिकल चिल्लाईं। मुझे इसके विपरीत कोई सबूत नजर नहीं आ रहा, फज चिल्लाए, जो अब मैगोनिकल जितना गुस्सा थे। उनका चेहरा बैगनी हो गया था। न जाने क्यों आप लोग दहशत फैलाने का संकल्प कर चुके हैं, जिसके कारण हर चीज बिगड़ जाएगी। हैरी ने जो कुछ सुना उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो फज को एक दयालु व्यक्ति मानता था, थोड़ा दम्भी, थोड़ा आडंबर प्रिय, परंतु मूलतः अच्छे स्वभाव का। वो अब किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका को मानने से साफ इनकार कर रहा था, सिर्फ अपने आरामदेह और सुनियोजित संसार के लिए। वोल्डेमॉर्ट लौट आया है। फज, अगर आप इस सच्चाई को तत्काल स्वीकार कर लेते और आवश्यक कदम उठा लेते हैं तो हम शायद इस स्थिति को संभाल सकते हैं। सबसे पहला और सबसे अनिवार्य कदम यह है कि अज़्काबान से दम पिशाच हटा लिए जाएं। डंबलडोर ने दोहराया। बकवास! दम पिशाच हटा लें? सुझाव देते ही लोग मुझे मंत्री के पद से हटा देंगे। कॉर्नेलियस, हम में से बाकी लोग चैन की नींद सिर्फ इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के सबसे खतरनाक समर्थक उन प्राणियों के हवाले हैं जो मौका मिलते ही उसके साथ वफादार हो जाएंगे। डंबलडोर ने कहा। वो आपके प्रति वफादार नहीं रहेंगे फज। वोल्डेमॉर्ट उन्हें इतने ज़्यादा अधिकार और आनंद दे सकता है जो आप उन्हें कभी नहीं दे सकते। जब दम पिशाच उसके पीछे खड़े होंगे और उसके पुराने समर्थक उसके पास लौट चुके होंगे तो आप उसे उतना शक्तिशाली बनने से नहीं रोक सकते जितना वो 13 साल पहले था। फज अपना मुंह खोल रहे थे, बंद कर रहे थे, जैसे उन्हें अपने गुस्से को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। और आपको जो दूसरा कदम उठाना चाहिए और तत्काल उठाना चाहिए वो है दानवों के पास अपने दूत भेजना। दानवों के पास दूत? फज चीखे। उनकी जीभ दोबारा चलने लगी थी। ये क्या पागलपन है? इससे पहले कि देर हो जाए आप उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, वरना वोल्डेमॉर्ट उन्हें यह कहकर मना लेगा, जैसा उसने पहले भी किया था, कि जादूगरों में सिर्फ वही है जो उन्हें अधिकार और स्वतंत्रता दे सकता है। आप क्या कह रहे हैं? अगर जादूगर जनता को भनक लग गई कि मैंने दानवों से संपर्क किया है तो मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा। डंबलडोर, लोग उनसे नफरत करते हैं। कॉर्नेलियस, आप मंत्री पद के मोह में अंधे हो चुके हैं, डंबलडोर ने कहा। उनकी आवाज़ ऊंची हो गई थी। उनकी शक्ति का आभा मंडल चारों तरफ स्पष्ट दिख रहा था। उनकी आंखें धधक रही थीं। आप कथित शुद्ध खून को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। आपने हमेशा ऐसा किया है। आप ये कभी समझ ही नहीं पाए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंसान कैसा पैदा होता है, फ़र्क इस बात से पड़ता है इंसान भविष्य में क्या बनता है। आपके दम पिशाच ने अभी अभी शुद्ध खून वाले खानदान के आखिरी जीवित सदस्य को नष्ट कर दिया और देखिए उसने अपने जीवन का क्या हाल किया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, मेरे सुझाव पर कदम उठा लीजिए। आप मंत्री रहें या न रहें, आपको जादू मंत्रालय के सबसे बहादुर और महान मंत्रियों में एक माना जाएगा। और अगर आपने कदम नहीं उठाया तो इतिहास आपको एक ऐसे इंसान के रूप में याद रखेगा जो अपने कर्तव्य से विमुख हो गया था और जिसने वोल्डेमॉर्ट को संसार उजाड़ने का दूसरा मौका दिया, जिसे दोबारा बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की थी। पागलपन, पागलपन, फज पीछे हटते हुए फुसफुसाए। खामोशी छा गई। मैडम पॉम्फ्री हैरी के बिस्तर के पैताने पर खड़ी थी। उनका हाथ उनके मुंह पर था। मिसेस वीजली अभी हैरी के पास खड़ी थी। उनका हाथ उसके कंधे पर था ताकि वो उठ ना पाए। बिल, रॉन, हरमाइनी फज को घूर रहे थे। डंबलडोर ने कहा, कॉर्नेलियस, अगर अपनी आंखें बंद करने से आपका संकल्प आपको इस मुकाम तक ले आया है तो अब हम दो राह पर हैं और हमारे रास्ते अलग अलग हैं। आप वही करें जो आपको अच्छा लगता है और मैं वही करूँगा जो मुझे सही लगता है। डंबलडोर की आवाज़ में कोई धमकी नहीं थी। ये सामान्य बात थी, लेकिन फज ताव में आ गए। उन्होंने डंबलडोर की तरफ छड़ी तान दी। देखो डंबलडोर, मैंने आपको हमेशा छूट दी है। मैं आपका सम्मान करता हूँ। मुझे आपके कई निर्णय नहीं अच्छे लगे, लेकिन मैंने हमेशा अपना मुंह बंद रखा। ऐसे लोग ज़्यादा नहीं होंगे जो एक नर भेड़िए को या हैग्रिड को स्टाफ में रखने की छूट देंगे या ये फैसला करने की छूट देंगे कि आप मंत्रालय से बिना पूछे अपने विद्यार्थियों को क्या पढ़ाएं। लेकिन अगर आप मेरे खिलाफ काम करेंगे, मैं किसी और के नहीं, मैं सिर्फ लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ काम करना चाहता हूँ।
कॉर्नेलियस, अगर आप भी उसके खिलाफ हैं तो हम साथ साथ हैं। ऐसा लग रहा था फज को इसका कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। वो अपने छोटे पैरों पर एक पल के लिए आगे पीछे होते रहे, अपने हैट को हाथों में घुमाते रहे। आखिरकार उन्होंने आग्रह भरी आवाज़ में कहा, वो नहीं लौट सकता डंबलडोर, वो नहीं लौट सकता। स्नैप आगे बढ़े, डंबलडोर से आगे निकले, अपने दुशाले की बाईं आस्तीन ऊपर कर ली। उन्होंने अपनी बाँह फज को दिखाई जो पीछे हट गए। देखिए, यहाँ देखिए, ये मौत का निशान है। ये इस समय उतना साफ और काला नहीं है जितना 1 घंटे पहले था, लेकिन आप इसे देख सकते हैं। हर प्राण भक्षी के हाथ पर शैतानी शहनशाह का ऐसा ही निशान है। ये हमारी पहचान है और वो इसी के सहारे हमें बुलाता है। वो जब किसी भी प्राण भक्षी के निशान को छूता है तो हम सभी को तत्काल अंतर्ध्यान होकर उसके पास प्रकट होना पड़ता है। ये निशान 1 साल से लगातार स्पष्ट हो रहा था। कारकारोव का भी। आपको क्या लगता है कारकारोव रात को यहाँ से क्यों भाग गया? हम दोनों को ही निशान में जलन का एहसास हुआ था। हम दोनों ही जान गए थे वो लौट आया है। कारकारोव शैतानी शहनशाह के प्रतिशोध से डरता है। उसने अपने कई प्राण भक्षी साथियों के साथ गद्दारी की है, वो जानता है अब उसका स्वागत नहीं होगा। फज स्नैप से 1 कदम पीछे हट गए। वो ऐसे सिर हिला रहे थे जैसे उन्होंने स्नैप की कोई बात सुनी या समझी ही नहीं थी। वो सपाट अंदाज में स्नैप के हाथ के बदसूरत निशान को घूर रहे थे। फिर वो डंबलडोर की तरफ मुड़कर फुसफुसाए, मैं नहीं जानता आप और आपका स्टाफ कौन सा खेल खेल रहे हैं। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैं कल आपसे मिलूंगा और इस स्कूल को चलाने के बारे में बात करूंगा। मुझे मंत्रालय लौटना होगा। वो दरवाजे के पास पहुंचकर ठिठक गए, मुड़े और हैरी के बिस्तर पर आए। तुम्हारा इनाम। उन्होंने अपनी जेब से सोने के सिक्कों से भरी एक बड़ी थैली निकाली और हैरी के बिस्तर के पास वाली टेबल पर रख दी। 1000 गैलियन। हालांकि सम्मान समारोह होना चाहिए था, लेकिन इन परिस्थितियों में। उन्होंने हैट सिर पर लगाया, कमरे से बाहर चले गए। जाते जाते धड़ाम से दरवाजा बंद कर गए। जिस पल वो गायब हुए, डंबलडोर हैरी के बिस्तर के चारों तरफ खड़े लोगों की तरफ मुड़े। बहुत काम करना है मॉली। क्या मैं तुम पर और आर्थर पर भरोसा कर सकता हूँ? हाँ, निश्चित रूप से, मिसेस वीजली ने कहा। उनके होंठ सफ़ेद हो गए थे, लेकिन चेहरे पर संकल्प का भाव था। मेरे पति फज की हकीकत जानते हैं। आर्थर तो मगलुओं के प्रेम के कारण इतने सालों से उसी पद पर काम कर रहे हैं। फज को लगता है कि उनमें जादूगरों का गर्व नहीं है। तब तो मुझे आर्थर के पास संदेश भेजना होगा। जिन लोगों को हम सच्चाई का यकीन दिला सकते हैं, उन सभी लोगों को तत्काल खबर भेजनी होगी। आर्थर ऐसी जगह पर हैं जहां वो मंत्रालय में उन लोगों से संपर्क कर सकता है जो कॉर्नेलियस की तरह अंधे नहीं होंगे। मैं डैडी के पास जाता हूँ, बिल ने खड़े होते हुए कहा। मैं अभी चला जाता हूँ। बहुत बढ़िया। उन्हें सारी बात बता देना। उन्हें बता देना कि कुछ समय बाद मैं उनसे सीधे संपर्क करूंगा। बहरहाल उन्हें समझदारी से काम लेना होगा। अगर फज को लगा कि मैं मंत्रालय में दखल दे रहा हूँ, वो सब आप मुझ पर छोड़ दें, बिल ने कहा। उसने अपना हाथ बढ़ाकर हैरी का कंधा थपथपाया, अपनी माँ का गाल चूमा, अपना चोगा ओढ़ा और कमरे से बाहर चला गया। मिनर्वा, जितनी जल्दी हो सके मैं अपने ऑफिस में हैग्रिड से मिलना चाहता हूँ और मैडम मैक्सिम से भी, अगर वो मेहरबानी करके यहाँ आने को तैयार हों। प्रोफेसर मैगोनिकल ने सिर हिलाया, बगैर कुछ बोले बाहर चली गई। पॉपी, क्या आप प्रोफेसर मूडी के ऑफिस में जाएंगी? मुझे लगता है वहाँ आपको विंकी नाम की घरेलू जिन बहुत दुखी हालत में दिखेगी। आप उसके लिए जो कर सकती हों करें, उसे किचन में ले जाएं। मुझे लगता है डॉबी उसकी देखभाल कर लेगा। ठीक है, हैरान दिख रही मैडम पॉम्फ्री ने कहा। वो चली गई। दोबारा बोलने से पहले डंबलडोर ने सुनिश्चित किया कि दरवाज़ा बंद हो। मैडम पॉम्फ्री के कदमों की आहट सुनाई देना बंद हो गई थी। उन्होंने कहा, और अब समय आ गया है कि हम में से 2 लोग एक दूसरे की असलियत पहचान लें। सीरियस, अपने असली रूप में आओ। बड़े काले कुत्ते ने डंबलडोर की तरफ देखा और फिर एक ही पल में आदमी में बदल गया। मिसेस वीजली चीखीं और बिस्तर से नीचे उतर गईं। सीरियस ब्लैक, वो उसकी तरफ इशारा करते हुए चीखीं। मम्मी चुप रहो, सब ठीक है, रॉन चिल्लाया। स्नैप न तो चीखे न पीछे हटे। उनके चेहरे पर क्रोध और आतंक का मिला जुला भाव था। ये, वो सीरियस को देखकर घूर कर गुर्राए, जिसके चेहरे पर भी उतनी ही नफरत का भाव था। ये यहाँ क्या कर रहा है?
सीरियस मेरे बुलाने पर आया है, जैसे कि तुम आए हो सेवरस। मुझे तुम दोनों पर भरोसा है और अब समय आ गया है तुम दोनों अपने पुराने मतभेद भूल जाओ, एक दूसरे पर भरोसा करो। हैरी ने सोचा डंबलडोर किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। सीरियस और स्नैप एक दूसरे को भयंकर नफरत से देख रहे थे। डंबलडोर ने अपनी आवाज़ में थोड़ी अधीरता के पुट से कहा, इस समय तो मैं यही चाहूँगा कि तुम दोनों में खुली शत्रुता ना हो, दोनों हाथ मिलाओ। तुम दोनों एक ही पाले में हो, समय कम है और हम में से जो लोग सच्चाई जानते हैं वो जब तक एक नहीं होंगे कोई उम्मीद नहीं है। बहुत धीरे धीरे लेकिन अब भी वो एक दूसरे को गुस्से से घूरते हुए, जैसे वे सामने वाले का बुरा ही चाहते हैं, सीरियस और स्नैप एक दूसरे की तरफ बढ़ गए। हाथ मिला लिया लेकिन बहुत जल्दी छोड़ दिया। शुरुआत के लिए इतना ही काफ़ी है। डंबलडोर ने आगे बढ़कर उन दोनों के बीच आते हुए कहा, अब मेरे पास तुम दोनों के लिए काम है। हालांकि फज का नज़रिया अप्रत्याशित नहीं था, लेकिन हर चीज़ बदल गई है। सीरियस, मुझे तुम्हें तत्काल भेजना होगा। तुम्हें रीमस ल्यूपिन, अराबेला फिग, मंडंगस फ्लेचर यानी पुरानी टीम को चेतावनी देनी है। कुछ समय तक ल्यूपिन के यहाँ सावधानी से छिपे रहना, मैं वहीं संपर्क करूँगा। लेकिन हैरी नहीं चाहता था कि सीरियस जाए। वो उसे एक बार फिर उतनी ही जल्दी विदा नहीं लेना चाहता था। हैरी, हमारी मुलाकात जल्दी ही होगी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, लेकिन मैं जितना कर सकता हूँ वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। तुम ये बात समझते हो, है ना? हाँ, हैरी ने कहा। हाँ, मैं ये बात समझता हूँ। सीरियस ने थोड़ी देर तक उसका हाथ पकड़ा, फिर डंबलडोर की तरफ देखकर सिर झुकाया। एक बार फिर रूप परिवर्तन करके बड़े काले कुत्ते में बदल गया। भागकर दरवाजे तक पहुंचा, पंजे से हैंडल खोल लिया और फिर चला गया। सेवरस, तुम जानते हो मैं तुमसे क्या करने के लिए कहने वाला हूँ, अगर तुम तैयार हो। मैं तैयार हूँ, स्नैप ने कहा। उनका चेहरा हमेशा से थोड़ा ज़्यादा पीला दिख रहा था। उनकी ठंडी काली आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। तो फिर गुड लक, डंबलडोर ने कहा। वो डर के हल्के से भाव के साथ स्नैप को बाहर जाते हुए देखते रहे। कुछ देर बाद डंबलडोर फिर बोले, अब मुझे नीचे जाना होगा, डिगोरी दंपत्ति से मिलना होगा। हैरी, अपना बचा हुआ काढ़ा पी लो, मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। डंबलडोर के जाते ही हैरी अपने तकियों से टिक गया। हरमाइनी, रॉन और मिसेस वीजली उसकी तरफ देख रहे थे। उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोला। तुम्हें अपना बाकी बचा काढ़ा पीना है हैरी, मिसेस वीजली ने आखिरकार कहा। उन्होंने काढ़े की बोतल और गिलास उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो उनका हाथ उसके बिस्तर के पास वाली टेबल पर रखी सोने की थैली पर पड़ा। तुम गहरी नींद में सो लो। कुछ समय किसी दूसरे के बारे में सोचने की कोशिश करो। ये सोचो कि तुम इस इनाम की रकम से क्या खरीदोगे। मुझे ये इनाम नहीं चाहिए, हैरी ने भावहीन आवाज़ में कहा। इसे कोई भी रख ले, ये मुझे नहीं मिलना चाहिए था, ये तो सेड्रिक को मिलना चाहिए था। जब से वो भूल भुलैया से बाहर आया था तब से वो जिस चीज़ के खिलाफ जूझ रहा था वो उस पर हावी हो रही थी। उसे अपनी आँखों के अंदरूनी कोने में जलन महसूस हुई। उसने पलकें झपकाई और छत के ऊपर देखा। ये तुम्हारी गलती नहीं है हैरी, मिसेस वीजली फुसफुसाई। मैंने ही तो उससे कहा था हम दोनों एक साथ कब को छूते हैं। उसके गले में जलन होने लगी थी। वो सोच रहा था काश रॉन दूसरी तरफ देखने लगे। मिसेस वीजली ने काढ़ा भरने के बाद बोतल दोबारा टेबल पर रख दी। वो नीचे झुकी और हैरी को अपनी बाहों में ले लिया। हैरी को याद नहीं था कि पहले कभी किसी ने उसे मातृत्व भाव से इस तरह गले लगाया हो। जब मिसेस वीजली ने उसे गले लगाया तो उसे रात की घटनाओं का पूरा बोझ महसूस हुआ। उसके दिमाग में अपनी माँ का चेहरा और सेड्रिक की लाश घुमड़ने लगी। बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसने अपना चेहरा भींचकर आंसुओं को बाहर निकलने से रोका जो निकलने के लिए छटपटा रहे थे। भड़ाम की आवाज़ आई। मिसेस वीजली और हैरी अलग अलग हो गए। हरमाइनी खिड़की के पास खड़ी थी। उसने अपने हाथ को किसी चीज़ पर कसकर पकड़ रखा था। सॉरी, उसने फसफसा कर कहा। तुम्हारा काढ़ा हैरी, मिसेस वीजली ने जल्दी से कहा और अपनी आंखें पोंछने लगीं। हैरी ने एक ही सांस में काढ़ा पी लिया। इसका तत्काल असर हुआ। गहरी नींद की भारी लहरें उस पर छा गईं। वो अपने तकिए पर गिर गया और उसके दिमाग में विचारों का सिलसिला थम गया।